क्लोज टाइप देखो क्या होता है। देखो जैसे मान लो ये एक हार्ट है। आप जानते हैं हार्ट ब्लड को पंप करता है अयोटा में। हार्ट ब्लड पंप करता है अयोटा में, और अयोटा के जो ब्रांचेज होते हैं पता आपको, इसे कहते हैं आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स कहते हैं, है ना। और आर्टरियोल्स देखो क्या होता है, इस आर्टरियोल्स के फिर ब्रांचेज होते हैं ऐसे ही। और आर्टरियोल्स के ब्रांचेस को देखो ऐसे, आर्टरियोल्स के ब्रांचेस को कैपिलरी कहते हैं। क्लोज और ओपन टाइप एक्सप्रेशन में कर लिया था। चलो एक बार फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा कुछ चीज जरूरी है समझना है यहाँ पर क्या होता है। देखो ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओपन और क्लोज का क्या मतलब होता है। बेटा ऊपर वाली लाइट बंद करेंगे पूरा ही अंधेरा हो जाएगा। बस अब ऑलमोस्ट साफ हो गया है, एक दो मिनट में सारा साफ हो जाएगा। और देखो ये जो आर्टरियोल्स के ब्रांचेज हैं इसको कैपिलरी कहते हैं, कैपिलरी। देखिए और आपको पता है कि ये कैपिलरीज ही, अब देखो ऐसे, ये कैपिलरीज अब देखो ये मिलते हैं ऐसे, और कैपिलरीज के मिलने से देखो वैन्यूल्स बनता है, वैन्यूल्स है। देखिए इसे कहते हैं वैन्यूल। और वैन्यूल्स के मिलने से देखो फिर ऐसे बनता है वेन। और कई सारे वेन्स के मिलने से आपने पढ़ा होगा कि काफी सारे वेन्स जब मिल जाते हैं तो देखो ऐसे ही बनता है। इसे कहते हैं वेना कवा। और ये वेना कवा फिर आपके हार्ट में चला आता है ना। वेना कवा वापस आपके हार्ट में आता है। और आपको पता है कि ये जो पूरा आप देखते हैं ये कैपिलरी और वैन्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो ये हमारा टिश्यू होता है, और टिश्यू में देखो ये हमारे सेल्स होते हैं, ये हमारे सेल्स हैं देखिए टिश्यू में। इसे कहते हैं, ये हमारे बॉडी का सेल होता है। और इसके बाहर जो फ्लूइड अवेलेबल होता है, देखो इसके बाहर की जो फ्लूइड्स होते हैं सेल्स के बाहर जो होता है इसे कहते हैं टिश्यू फ्लूइड, पता है। इसे कहते हैं टिश्यू फ्लूइड, और इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है इसको। है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं इसको। और आपको पता है कि जो आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमेशा एक क्लोज स्पेस में होता है। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ब्लड ऑलवेज passes through closed channels of varying diameter, of varying diameter कहते हैं।
देखिए, ब्लड ऑलवेज पासिस थ्रू क्लोज चैनल ऑफ वेरिंग डायमीटर। हाँ जी, मतलब इसी टिश्यू फ्लूइड को आप बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। टिश्यू फ्लूइड को क्या बोलते हैं बताओ? देखो, कैपिलरी जब होता है ना, कैपिलरी के ही मिलने से पहले वेन्यूल्स बनता है, और वेन्यूल्स थोड़ा नैरो होता है। वेन्यूल तो कैपिलरी जो होता है ना, कैपिलरी का ही जब वो मिलेगा ना पहले, तो कैपिलरी के मिलने से पहले वेन्यूल्स बनता है, और वेन्यूल्स के मिलने से वेन्स बनता है, और वेन्स के मिलने से वेना कवा बनता है। तो पता है आपको? समझ में आ गया हितांशु? अब देखो, अब क्लियर हो रहा है धीरे धीरे ना अब सारा कुछ? अब ठीक से नजर आ रहा है सबको? अब कैमरा अपने आप साफ हो जाएगा, देखो। ठीक है, चलो यहाँ देखो। तो मैंने क्या कहा देखो, और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ब्लड ऑलवेज पासेस थ्रू क्लोज्ड चैनल ऑफ वेरी डायमीटर। क्लोज्ड सर्कुलेशन में ब्लड कभी आपके ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता, ब्लड का कंपोनेंट बाहर आता है। देखो क्या कहते हैं, देखो तो इसमें क्या होता है, देखो जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा से पहले चीजें आती हैं, देखो कहां बताओ, आपके टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से जाता है कहां बताओ, आपके सेल्स में। देखो ये एक अपोजिट इस तरह का सर्कुलेशन है, देखो। तो बॉडी प्लाज्मा, ब्लड और सेल्स के बीच में टिश्यू फ्लूइड होता है, इसमें देखो। इसका मतलब ये है कि सेल्स का कांटेक्ट कभी डायरेक्टली आपके ब्लड के साथ नहीं है, सेल्स का कांटेक्ट आपके टिश्यू फ्लूइड के साथ होता है, और टिश्यू फ्लूइड से वो सेल्स में जाता है। जैसे कहते हैं कि ब्लड प्लाज्मा से पहले ऑक्सीजन कहां आता है बताओ? बॉडी फ्लूइड में आता है, टिश्यू फ्लूइड में आता है, और टिश्यू फ्लूइड से कहां जाता है वो? सेल्स में। सेल्स में क्या बनाया? CO2, वो कहां गया? टिश्यू फ्लूइड में, और फिर कहां पहुंचेगा देखो? ब्लड में। कहने का मतलब ये है कि ब्लड और सेल्स के बीच में एक मिडिल मैन होता है, उसी मिडिल मैन को टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, और उसी को इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। तो क्लोज सर्कुलेशन में ब्लड और टिश्यूज का ऐसे सेल्स का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। अरे ब्लड प्लाज्मा, ये बताओ, आप जानते हो, सपोज करो ये आपका ब्लड है, देखो ये आपका ब्लड है, और इसमें मान लो ऑक्सीजन है, और ये देखो ये हमारा ECM है, ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अगर पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होगा तो ऑक्सीजन अपने आप यहाँ पहुंच जाएगा। अगर मान लो PO2 यहाँ पर ज्यादा है, ये ज्यादा है, और PO2 यहाँ पे कम है, तो क्या होगा? डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर जो होता है, ये तो पढ़ा होगा रेस्पिरेशन में ना, जो डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस क्या है? जिस चीज का कंसंट्रेशन जहां से ज्यादा होगा वो कम की तरफ आ जाएगा। तो सिंपली कहते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? whenever we talk about the diffusion of substances, diffusion of substance क्यों होता है बताओ? It's because of the difference of partial pressure, or because of difference of concentration gradient कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया सबको? अच्छा बताओ, हाँ जी, प्रेशर ग्रेडियंट, ये तो रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा ना, कि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन पहुंच जाता है आपके ब्लड में, ब्लड से चला जाता है एल्वियोलाई में। तो जो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना? ठीक है, चलिए। तो देखो, और ये आपको पता है कि कैपिलरी जो हमारा होता है उसको एक्सचेंज वेसल कहते हैं, पता है? कैपिलरी को क्या बोलते हैं बताओ? कैपिलरी को हम कहते हैं एक्सचेंज वेसल। कैपिलरी को एक्सचेंज वेसल कहा जाता है, क्योंकि वो एक्सचेंज करता है,
किसके साथ? टिश्यू फ्लूइड के साथ। कैपिलरी को एक्सचेंज वेसल कहते हैं। अच्छा बताओ, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि रेस्टिंग स्टेज में सबसे कम ब्लड कौन से पार्ट में मिलता है? मैंने ऑप्शन दिया, देखो एक ऑप्शन दिया अयोटा, वेन्स, कैपिलरी और आर्टरियोल्स। जल्दी बताओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये है कि रेस्टिंग स्टेज में एक क्वेश्चन लिखो आप बच्चों, एक क्वेश्चन लिखिए आप, पॉजिटिव टाइप बना लो क्वेश्चन इसको। एक क्वेश्चन लिखो, पहले नोट डाउन करो क्वेश्चन को। इन द रेस्टिंग स्टेज, देखो सर्कुलेशन में क्या पढ़ा है आप लोगों ने। देखो, इन द रेस्टिंग स्टेज मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड, मैं सर्कुलेशन के 4 क्वेश्चन पूछूंगा, आप चारों का गलत जवाब देंगे, मुझे पता है। इन द रेस्टिंग स्टेज मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन दिया हुआ देखो, अयोटा, वेन्स, कैपिलरी, आर्टरियोल्स। हाँ जी बच्चों, और देखो इसका आंसर बता देता हूं मैं। बेटा इसका आंसर देख लो, अयोटा में लगभग 16 to 20% होता है, वेन्स में नियरली 70% रहता है, कैपिलरी में लगभग 5% होता है, आर्टरियोल्स में 2% होता है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड कहां है बताओ, अब बताओ आंसर क्या है इसका। अरे आंसर तो बता दिया मैंने, अब आर्टरियोल्स में होता है। एक क्वेश्चन गलत किया आपने, एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। बेटा आर्टरियोल्स में कम इसलिए होता है कि आर्टरियोल्स का काम होता है, जैसे कैपिलरी का जो फ्लो होता है ना, कैपिलरी में कोई वॉल तो होता नहीं है, कैपिलरी में कोई वॉल तो नहीं होता ना, कैपिलरी तो पतला सा होता है। अच्छा बताओ, एक टर्म यूज करते हैं, देखो एक टर्म यूज करते हैं, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, ये नाम सुना आपने? ये भी नाम नहीं सुना आपने? तो सर्कुलेशन का डब्बा गोल है, इसका मतलब सर्कुलेशन का डब्बा गोल है। क्या पढ़ाया गया गॉड नोस। चलिए, हाँ बेटा मुझे पता है। चलिए यहां देखिए, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्या होता है। अच्छा बताओ, कैपिलरी के पास अपना कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं होता, ब्लड ज्यादा फ्लो करेगा कैपिलरी तो कैपिलरी फट जाएगा। तो कैपिलरी के पहले आर्टरियोल्स होता है, इस आर्टरियोल्स में इस आर्टरियोल के अंदर ये कैपेसिटी होता है कि ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर लेता है। तो ये कैपिलरी में कितना ब्लड फ्लो होगा इसका कंट्रोल स्फिंक्टर से होता है, जो आर्टरियोल्स में होता है। तो आर्टरियोल्स में मिलता है क्या बताओ, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। लिख लो इसको, नोट डाउन दिस पॉइंट, लिख लो इसको, लिखिए। आर्टरियोल्स कंटेन्स, बेटा सब मिलाकर ये वेन्यूल्स में वेन्स में सब मिलाकर 70% कहते हैं। अरे वेन्यूल्स भी छोटा वेन होता है, वेन्यूल्स भी छोटा वेन ही तो होता है। तो ये पॉइंट लिख लीजिए पहले आप कि आर्टरियोल्स कंटेन्स, देखो बीच बीच में चैप्टर्स यू रिवाइज होता रहेगा आपका, लिखिए आर्टरियोल्स कंटेन्स प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, आर्टरियोल्स कंटेन्स प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। हाँ जी, ये आर्टरियोल्स के एंड पे होता है, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर which regulates the amount of blood, which regulates the amount of blood passing through the capillaries,
which regulates the amount of blood passing through the capillaries. समझ में आ गया बच्चों? अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ, देखो ये एक क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूँ आपसे। देखो क्वेश्चन ये है कि मिनिमम velocity of blood is present in, ऑप्शन देखो, vein, capillary, arterioles and artery. बताओ क्या होगा आंसर? कैपिलरी, वेन्स। बच्चे इसका आंसर है कैपिलरी। देखो कैपिलरी तो बहुत सारा होता है ना, कैपिलरी का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है, बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं उसके, और कैपिलरी में मान लो बहुत तेजी से ब्लड पास कर जाएगा तो एक्सचेंज कैसे करेगा? कैपिलरी को एक्सचेंज वेसल कहते हैं ना, एक्सचेंज करने के लिए होता है। तो कैपिलरी में अगर मान लो बहुत तेज से ब्लड पास कर जाएगा तो एक्सचेंज कैसे करेगा? मैक्सिमम सरफेस एरिया कैपिलरी का होता है, पता आपको? मैक्सिमम सरफेस एरिया कैपिलरी का होता है, तो मिनिमम वहां पर देखेंगे वेलोसिटी कैपिलरी में ही होता है, तभी तो एक्सचेंज कर पाएगा वो। द आंसर इज कैपिलरी। अच्छा किसी को बताओ, मेजर रिजर्वॉयर ऑफ ब्लड, मेजर रिजर्वॉयर ऑफ ब्लड किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है, देखो मेजर रिजर्वॉयर ऑफ ब्लड किसे कहते हैं बताओ? ये चार ऑप्शन है, आयोटा, वेन्स, कैपिलरी और आर्टेरियोल्स। जल्दी बताओ आंसर क्या है इसका? मेजर रिजर्वॉयर ऑफ ब्लड। अरे तो लिखा हुआ है जहां ज्यादा ब्लड होगा वही तो होगा ये वेन्स में। द आंसर इज वेन्स। ठीक है, अच्छी चीज बताओ, अगर आपके ब्लड वेसल में ब्लड का फ्लो v रेट से हो रहा है और यहां पर प्रेशर मान लो जो ब्लड प्रेशर है यहाँ पर वो है P, अगर अब ब्लड का वेलोसिटी यहाँ पे 2v हो जाए, वेलोसिटी 2v हो गया तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? बेटा कोई हाईली ब्लड नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ये। हाँ जी बच्चों बताओ, कम हो जाएगा। अगर वेलोसिटी v है और ब्लड प्रेशर P है, तो अगर आपका वेलोसिटी 2v कर दिया जाए या 2v हो जाए तो प्रेशर क्या होगा? हाफ हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। एक्चुअली देखो क्या होता है कि वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब, वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ब्लड आसानी से पास कर रहा है, तो जितना आसानी से ब्लड तेजी से पास कर जाएगा प्रेशर आपका कम हो जाएगा, तो इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज कर जाएगा। देखिए कुछ चीजें याद रखिएगा, देखो देखो जैसे कहते हैं, अगर मान लो आपके ब्लड वेसल का डायमीटर d है और वेलोसिटी v है और प्रेशर अगर P है, अगर आपके ब्लड वेसल्स का डायमीटर 2d कर दिया, डायमीटर 2d कर दिया देखो, तो वेलोसिटी यहाँ पे 16v हो जाता है, 4 गुना बढ़ जाएगा, और प्रेशर बहुत ज्यादा क्या होगा? डिक्रीज कर जाता है। ये एक तरह का रिलेशन होता है देखो।
अगर ब्लड वेसल्स का डायमीटर d है, ब्लड का वेलोसिटी v है और प्रेशर p है, अगर डायमीटर को बढ़ा देंगे ना 2d कर दो उसको, तो वेलोसिटी 16v हो जाता है और प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तभी तो कहते हैं जिस आदमी को हाई बीपी होता है उसको ऐसी दवाई दिया जाता है जो ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये सुना होगा आपने ना कि अगर किसी को, हाँ ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, यस बताया जाएगा, अगर किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और उसको ब्लड प्रेशर कम करना है तो उसे ऐसी दवाई देते हैं जो ब्लड वेसल्स के डायमीटर को डायलेट कर बढ़ा देता है। डायमीटर बढ़ेगा तो ब्लड तेजी से फ्लो करेगा। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो। और ब्लड अगर तेज फ्लो करेगा तो आपका जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो याद रखना, ब्लड वेसल्स के डायमीटर के बढ़ने की वजह से वेलोसिटी आपका बढ़ जाता है और वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाता है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो ये सब सर्कुलेशन का पार्ट है, थोड़ा याद रखिएगा इसे, ठीक है। चलिए वापस आते हैं किंगडम पे। तो ओपन और क्लोज का मतलब समझ में आ गया आपको? ओपन और क्लोज का मतलब समझ में आ गया आपको कि क्लोज सिस्टम में ब्लड कभी भी सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आता। ब्लड हमेशा क्लोज स्पेस में फ्लो करता है जिसका अलग अलग डायमीटर होता है। क्लियर, समझ में आ गया? और देखो क्लोज सिस्टम कहां कहां मिलता है बताओ। देखिए एग्जांपल ये, all chordata except यूरोकॉर्डेटा। इसके अलावा देखो ये मिलता है एनिडा में, और याद रखना एक नाम आता है सिफेलोपोड्स मोलस्का। ये तीनों एग्जांपल है देखो जहां क्लोज सिस्टम मिलता है। आर्थ्रोपोडा ओपन होता है, तीन ही जगह मिलता है देखो, ऑल कॉर्डेट्स एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा, एनिडा में मिलता है, और सिफेलोपोड्स मोलस्का कहते हैं। ये बताऊंगा, ये मोलस्का का अलग ग्रुप होता है, सिफेलोपोड्स कहते हैं, सिफेलोपोड्स मोलस्का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये एग्जांपल याद रखना बेटा। ये कॉर्डेट्स तो वर्टिब्रेट कॉर्डेटा का पार्ट होता है बच्चों। चलिए अब देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नोटोकॉर्ड क्या है, ये बताया था पहले आपको नोटोकॉर्ड के बारे में। नोटोकॉर्ड पढ़ा था हमने? नहीं, ठीक है। चलो यहां देखो कि नोटोकॉर्ड के बेसिस पे किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो देखिए नोटोकॉर्ड जैसे कहते हैं, एक ट्यूबुलर डॉर्सल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म कहते हैं। ट्यूबुलर डॉर्सल रॉड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म। ठीक है ना बच्चों? और याद रखना कि जो एनिमेलिया होता है इसके दो ग्रुप बनते हैं। एक होता है नॉन कॉर्डेटा, देखो एक ग्रुप का नाम क्या होगा, नॉन कॉर्डेटा कहते हैं, और दूसरे ग्रुप को कॉर्डेटा कहते हैं।
1 से लेके 10 जो फाइलम होता है देखो, कॉनिफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक, हेमिकॉर्डेटा तक, हेमिकॉर्डेटा ये नॉन कॉर्डेटा में आता है, और 11 वाले को कॉर्डेटा कहते हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स में क्या लिखा है बताओ? नोटोकॉर्ड इज कंप्लीटली एब्सेंट, नोटोकॉर्ड इज कंप्लीटली एब्सेंट लिखता है। नोटोकॉर्ड पूरी तरह से एब्सेंट होता है, उसको नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। और जहां नोटोकॉर्ड मिलेगा वो एक ही ग्रुप को कॉर्डेटा कहते हैं। तो कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट लिखा जाता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, और देखो ये जो अब कॉर्डेटा वाला ग्रुप होता है, ये शायद मैंने पहले ही बताया था आपको कि कॉर्डेटा जो होते हैं ये दो तरह का होता है। एक लिखते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, और एक होता है वर्टिब्रेटा। देखो कॉर्डेटा दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, एक को कहते हैं वर्टिब्रेटा। समझ में आ रहा है? यहां देखिए देखो, अब ये याद रखना कि ये जो प्रोटोकॉर्डेटा होता है ये भी दो तरह का होता है। एक को कहते हैं यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, और एक को कहते हैं सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा कहते हैं। सब फाइलम है देखो, सब फाइलम 1, सब फाइलम 2 और सब फाइलम 3 कहते हैं। तो कॉर्डेटा एक फाइलम है, देखो ये एक फाइलम है और इस फाइलम के 3 सब फाइलम है। देखिए कॉर्डेटा एक फाइलम है, इस फाइलम के 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा कहते हैं। क्या फर्क होता है देखो, यूरोकॉर्डेट्स में कहते हैं कि जो लार्वा होता है और जो एडल्ट होता है, लार्वा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और एडल्ट में नोटोकॉर्ड डिसएक्टिव हो जाता है। तो यूरोकॉर्डेटा के केवल लार्वा में नोटोकॉर्ड होता है, एडल्ट में नोटोकॉर्ड होता ही नहीं है, वो डिसएक्टिव हो जाता है। और यहां देखो लार्वा में और एडल्ट में नोटोकॉर्ड यहां भी है और नोटोकॉर्ड यहां भी होता है। थ्रू आउट लाइफ नोटोकॉर्ड ही रहता है उसमें, लार्वा में भी और एडल्ट में भी कंप्लीटली, वो चेंज नहीं होता, थॉरोली कहते हैं इसको। Cephalochorids always contains notochord throughout life from larva to adult। और देखो वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, लार्वा में या एम्ब्रियो में, देखिए लार्वा में या एम्ब्रियो में देखो और एडल्ट में देखो, यहां पर नोटोकॉर्ड मिलेगा, नोटोकॉर्ड मिलेगा, और एडल्ट में क्या मिलता है बताओ, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। देखिए समझ में आ गया बच्चों? तो वर्टिब्रेटा वो होता है
वर्टिब्रेटा एक ऐसा सब फाइलम होता है कॉर्डेटा का जिसमें वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है एडल्ट में। लार्वा में या एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड मिलेगा। अच्छा बताओ, वर्टिब्रेट के एक लार्वा का नाम बताओ, जल्दी से कोई बताएगा। वर्टिब्रेटा के एक लार्वा का नाम बताओ। यस, वेरी गुड। देखो जवाब दिया बच्चों ने। वासु ने जवाब दिया टैडपोल। यस यू आर राइट, लार्वा एंड फ्रॉग के लार्वा को टैडपोल कहते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही कहा आपने। और उसमें नोटोकॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। तो इसके अगर अगर मैं कहूं, अगर इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाए आपसे, मार्क द करेक्ट आंसर, मार्क द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर लिखो। ऑल कॉर्डेटा possess नोटोकॉर्ड सेकंड लिखो, ऑल वर्टिब्रेटा possess नोटोकॉर्ड। फिर लिखो, ऑल एडल्ट कॉर्डेटा possess vertebral column. And number 4, all proto adult protochordata possess नोटोकॉर्ड। एक ऑप्शन इसमें है मोर देन वन, एक ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ दीज। जल्दी बताओ आंसर क्या है इसका। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। हाँ चलो ठीक है, अब बताओ। अब साउंड ठीक है ना? ओके। अच्छा बताओ, ये वाला स्टेटमेंट लिखा, ऑल कॉर्डेटा पोजेस नोटोकॉर्ड, ऑल कॉर्डेटा पोजेस नोटोकॉर्ड, ये सही है गलत है? ये तो सही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे कॉर्डेटा का मतलब नोटोकॉर्ड होगा, इसमें क्या दिक्कत है? इट्स करेक्ट स्टेटमेंट। फिर देखो, ऑल वर्टिब्रेट पोजेस नोटोकॉर्ड। अच्छा बताओ, सभी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड तो होगा ना? अरे मैंने ऐसा लिखा क्या कि एडल्ट और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑल वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड, ये तो लिखा थ्रू आउट लाइफ। ये मैंने लिखा क्या थ्रू आउट लाइफ? ये भी सही है। अब बताओ, ऑल एडल्ट कॉर्डेटा, ये गलत। देखो, ऑल एडल्ट कॉर्डेटा पोजेस वर्टिब्रल कॉलम, ऑल एडल्ट कॉर्डेटा पोजेस वर्टिब्रल कॉलम, ये गलत है, रॉन्ग। एंड व्हाट अबाउट फोर्थ वन, ऑल प्रोटोकॉर्डेटा पोजेस नोटोकॉर्ड, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा बताओ इसका? मोर देन वन हो जाएगा। सही है बच्चों? द आंसर इज मोर देन वन। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बेटा डी क्यों गलत है ये वाला? अच्छे बताओ, मैंने क्या कहा था? यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में क्या नोटोकॉर्ड होता है एडल्ट में? नहीं होता। यूरोकॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेटा होता है ना, तो उसके क्या एडल्ट में नोटोकॉर्ड होता है क्या? नहीं होता। ठीक है ना? चलिए, ओके, दैट्स गुड। अब देखो, इसीलिए आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं
अच्छा बताओ, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स हैं? यस, प्रोटोकॉर्डेटा एक पार्ट ऑफ कॉर्डेटा होता है। यस, फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ कि ऑल कॉर्डेटा पोजेस नोटोकॉर्ड, इसमें क्या गलत है? मैंने ऐसा लिखा क्या कि ऑल कॉर्डेटा पोजेस नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ? हमने कोई वर्ड नहीं लगाया ना इसमें। तो कॉर्डेटा का मतलब ही होता है जहां नोटोकॉर्ड होता है। थ्रू आउट लाइफ लिखा हुआ तो नहीं है ना इसमें। अरे भाई साहब, एडल्ट लार्वा होता है क्या? एडल्ट क्या लार्वा होता है क्या? श्रेया, तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा कि लार्वा एडल्ट, लार्वा क्या होता है? एडल्ट को लार्वा कहते हैं क्या? हाँ, तो ये इसका मतलब समझ में आ गया कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स हैं, बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है। ये लाइन लिख लीजिएगा। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। देखो, राइट डाउन, all vertebrates are chordates. All vertebrates are chordates, but all chordates cannot be, all chordates cannot be a vertebrate. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको? ठीक है ना यहां तक? चलिए, ओके। मैंने कहा कि जितने भी, देखो मैंने ये कहा है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स कैन नॉट बी वर्टिब्रेट। सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, दैट्स इट। इसको मिटा दो यहां से। अब देखो, टर्म यूज करते हैं सेगमेंटेशन। और इसी को मेटामेरिज्म भी कहते हैं। लिखिए, सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म देखो ये क्या होता है। तो इसे कहते हैं सीरियल रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ सम ऑफ द ऑर्गन्स कहते हैं, सम ऑफ द ऑर्गन्स ऑब्लिक tissues in longitudinal axis. बेटा मेटामेरिज्म यहां भी आता है, वो अलग चीज है। वो आइसोमेरिज्म का अलग, मेटामेरिज्म होता है, अलग चीज है। क्या है? सीरियल रिपीटिशन कहते हैं सम ऑफ द ऑर्गन्स टिश्यूज इन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। और देखो, जैसे जैसे मान लो आपने देखा होगा, अर्थवर्म का बॉडी देखा होगा, अर्थवर्म का बॉडी। तो अर्थवर्म के बॉडी में देखो आप, ऐसे आपको बाहर से ऐसे आपको मिलेंगे, देखो ऐसे लाइंस नजर आते हैं। ये इक्वल सेगमेंट लेंगे ऐसे, इस सेगमेंट को सोमाइट कहते हैं, सोमाइट, और इसी को मेटावियर भी कहते हैं। एक्सिस इन सेवरल सेगमेंट्स कहा जाता है, इन सेवरल सेगमेंट्स। देखिए, ये जैसे अब देखो, ये जो आप देख रहे हो पार्टीशन देख रहे हैं, ये एक तरह का एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है। देखो, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है ये, इसको कहते हैं ग्रूव।
ग्रूव कहते हैं, ग्रूव, जो इसको कई सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। आप जानते हैं कि अर्थवर्म का बॉडी सेगमेंटेड होता है ना। तो जो बाहर का जो आप डिवीजन देख रहे हो, जो बाहर का जो पार्टीशन को ग्रूव कहते हैं। और देखिए अंदर की तरफ भी इसका बॉडी ना ऐसे कई चैम्बर में डिवाइडेड रहता है, बॉक्स बने होते हैं वैसे। इंटरनल देखो कहते हैं, इसको कहते हैं सेप्टा, सेप्टा कहते हैं। और सेप्टा से क्या मतलब बताओ, ये यहां प्रोवाइड करता है क्या, इंटरनल सेगमेंटेशन कहा जाता है। तो देखो, और ये क्या है बताओ, ये है एनिडा, ये है एनिडा। तो इस एनिडा में देखो सेगमेंटेशन जो होता है वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। आर्थ्रोपोडा में देखेंगे अगर आप, आर्थ्रोपोडा में तो कहते हैं ओनली एक्सटर्नल होता है। और जो कॉर्डेटा फाइलम है देखो, कॉर्डेटा में ओनली इंटरनल लिखते हैं। देखो जैसे आपके बॉडी में रीढ़ की हड्डी है ना, तो आपने देखा होगा कि ह्यूमन बींग्स में जो वर्टिब्रल, देखो वर्टिब्री होता है, वैसे सब एक तरह के वर्टिब्री होते हैं, एक के ऊपर एक लगा होता है। तो ये हमारा क्या बताओ, ये वर्टिब्री है। और वर्टिब्री को मिलाकर क्या बोलते हैं बताओ, इसको वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। वैसे आपके कई सारे देखो आपकी बॉडी में एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, जो आप कहते हैं ना सिक्स पैक, एट पैक कहते हैं ना, एब्डोमेन के जो मसल्स होते हैं आपके, वो भी तो आपका मस्कुलेचर जो होता है वो भी रिपीट होता है। तो ह्यूमन बींग्स में ये जो आपका एब्डोमिनल मसल्स होता है या फिर आपका जो वर्टिब्री होता है, ये इंटरनली डिवाइडेड होता है। तो क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स में केवल इंटरनल मिलता है। अब कॉकरोच का बॉडी देखो, कॉकरोच को आप उल्टा कर दो, वेंट्रल साइड से देखो उसको, तो कॉकरोच के बॉडी पे आपको बहुत सारे लाइंस मिलेंगे, है ना। आप कॉकरोच को उल्टा करके देखिए, वेंट्रल साइड से देखो, तो उसमें आपको लाइंस नजर आएंगे बहुत सारे। वो उसके बॉडी का एक्सटर्नल पार्टीशन होता है। समझ में आ गया बच्चों, एक्सटर्नल पार्टीशन होता है आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा का जो सेगमेंटेशन है, बेटा अभी अभी टाइम है, अभी टाइम है, रुक जाओ। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आर्थ्रोपोडा में जो सेगमेंटेशन है वो केवल एक्सटर्नल होता है। एनिडा में सेगमेंटेशन दोनों होता है, एक्सटर्नल भी होता है इंटरनल भी होता है, और कॉर्डेटा में केवल इंटरनल होता है। और याद रखिएगा सेगमेंटेशन ऑफ एनिमल्स, सेगमेंटेशन और मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म helps in movement फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, एंड रिप्रोडक्टिव, देखो रिप्रोडक्टिव सक्सेस कहते हैं इन फ्यू एनिमल्स लाइक, in few animals like tapeworm। और तो tapeworm में फॉल्स सेगमेंटेशन होता है, ध्यान रखना कि tapeworm के सेगमेंटेशन को स्यूडो कहते हैं, स्यूडो सेगमेंटेशन कहा जाता है। देखो बच्चों,
सेगमेंटेशन और मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हेल्प करता है मूवमेंट में, फ्लेक्सिबिलिटी में, लोकोमोशन में, और रिप्रोडक्टिव सक्सेस भी कहते हैं इन फ्यू एनिमल्स लाइक टेपवर्म। ऑल्दो क्लेटे हेल्मिंथिस में ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता, उसको स्यूडो सेगमेंटेशन कहते हैं। ट्रू सेगमेंटेशन तीन ही जगह मिलता है, कहां कहां बताओ? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, दैट्स ऑल। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। टेपवर्म में क्या मिलता है बताओ? स्यूडो सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों? Platyhelminthes, tapeworm belongs to which phylum? Platyhelminthes, ये बिलोंग करता है Platyhelminthes से। नंबर 4, फाइलम नंबर 4 कहता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेगमेंटेशन कहां कहां मिलते हैं, तो तीन ही फाइलम का नाम बताएंगे आप, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। एनिलिडा में दोनों होता है, एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। आर्थ्रोपोडा में केवल एक्सटर्नल होता है, और कॉर्डेटा में जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया रहेगा, एब्डोमिनल मसल्स के लिए, वर्टिब्री के लिए, इसे कहते हैं इंटरनल सेगमेंटेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? बेटा प्लेटीहेल्मिंथिस में स्यूडो होता है। प्लेटीहेल्मिंथिस ये फाइलम है टेपवर्म का। टेपवर्म एक एनिमल है, बिलोंग्स टू द फाइलम प्लेटीहेल्मिंथिस, और उसके सेगमेंटेशन को फॉल्स सेगमेंटेशन कहते हैं, इसको स्यूडो सेगमेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, चलिए। तो बच्चों हमने ये बता दिया कि सेगमेंटेशन के बेसिस पे भी एनिमल को क्लासिफाई किया जाता है। सेगमेंटेशन के बेसिस पे भी एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, और क्लासिफिकेशन का लास्ट एक बेसिस है, वो है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपका अब नेक्स्ट हेडिंग होगा। तो इसको स्टार्ट करें या अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि समय आपका खत्म हो रहा है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं? अच्छा, नेक्स्ट में पढ़ेंगे। हाँ बेटा, वही मैं कह रहा हूँ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन कहता है इसको, वो बताऊंगा अभी। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे फिर क्लासिफाई करेंगे। चलिए ठीक है, अब हाँ वही सब आएगा, वो बाद में आएगा। ठीक है, अच्छा बताओ, आज अब कोई वीडियो में दिक्कत तो नहीं है? चलिए, क्योंकि अब मैं ब्रॉडबैंड से पढ़ा रहा हूँ तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा ठंड का टाइम है ना, तो थोड़ा मॉइस्चर कैमरे में आ जाता है, वो ठीक हो जाता है। चलिए ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, टेक केयर। बेटा बायोमॉलिक्यूल का डाउट कब होगा आराध्या? तो हम बायोमॉलिक्यूल क्लास परसों करेंगे, कल की क्लास के बाद। परसों की क्लास में हम आधे घंटे पहले बायोमॉलिक्यूल का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके।